Yesterday, Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. नमस्कार, सलाम दोस्तों। आज कई बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। अभी आपने देखा ट्रम्प बोल रहे थे कल प्लेन में कि ईरानियन हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, पर शायद मुझे उससे पहले ही स्ट्राइक करना पड़ेगा उन पे। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक तरह का कमिटमेंट ट्रम्प ने पहले ही दे दिया था प्रोटेस्टर्स को कि अगर उनके ऊपर हमला होगा तो हम स्ट्राइक करेंगे, यानी अमेरिका स्ट्राइक करेगा। और इसीलिए शायद ज़्यादा प्रोटेस्टर्स भी निकल के आए थे। उनकी उम्मीदें थी कि अमेरिका भी उनकी बैक लेगा। पर अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इमेजेस हैं मरे हुए ईरानियन प्रोटेस्टर्स की जो मारे गए हैं। 500 के ऊपर बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 1000 के ऊपर। और इन प्रोटेस्टर्स ने भी कुछ सिक्योरिटी पर्सनल मारे हैं, 50 के ऊपर मारे गए हैं सिक्योरिटी पर्सनल भी, और मस्जिदें जलाई गई हैं और काफ़ी स्टेट का भी नुकसान हुआ है। तो इसकी क्या संभावना है कि अमेरिका स्ट्राइक करेगा? मेरे ख्याल से इसकी काफ़ी हाई संभावना है। हालांकि एक्सियोस में जो आर्टिकल आया उसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प के सामने ज़्यादातर नॉन काइनेटिक ऑप्शंस रखे गए, यानी कि साइबर और तरह के सैबोटाज। और हो सकता है ये इसलिए भी रखे गए हैं कि अमेरिकन मिलिट्री नहीं लड़ना चाहती, तो कम ऑप्शंस दे रही है ट्रम्प को। उसको भी पता है कि ईरान अगर वापस स्ट्राइक करेगा तो उनका भी नुकसान होगा। तो क्लियर नहीं है अभी कि कितना बड़ा स्ट्राइक होगा। अमेरिका को भी स्ट्राइक संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत कम करते हैं तो प्रोटेस्टर्स को लगेगा जैसे उनको अबैंडन कर दिया, उनको मगरमच्छ के मुंह में डाल के छोड़ दिया। अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो रेजीम कोलैप्स का डर है। ये डर है कि ईरान उसी तरह की इंसर्जेंसी में पड़ सकता है और डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है जिस तरह से सीरिया में और जगहों पे पहले हुआ है। तो स्ट्राइक के बारे में केयरफुली सोचना पड़ेगा और क्या ईरान का उसमें रिस्पॉन्स होगा। पर आपने इस वीडियो में देखा कि ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि नेगोशिएशन का हाथ आगे बढ़ाया गया है, यानी कि क्या ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है ईरान की कि नेगोशिएशन में बांध के रखो ताकि कोई अगर अटैक होता है ट्रम्प का तो वो रुक जाए कुछ देर, या वाकई में वो अंदर से कुछ चेंज हुए हैं उनकी पॉलिसी में। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत तौर पे बताऊंगा अभी। तो पहले देखते हैं कि क्या हर साइड का स्टेक क्या है। तो कहा जाता है कि एक ट्रायंगल है अमेरिका, इजराइल और ईरान का। मेरे ख्याल से ये ट्रायंगल नहीं है, ये सिर्फ एक बाइनरी है, यानी कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, उनकी पॉलिसीज एक जैसी हैं। जो इजराइल ही एक तरह से अमेरिका की पॉलिसीज रन करता है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा किस तरह से इजराइल ने अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी रन की है पिछले कई दशकों से। और दूसरी तरफ ईरान है। तो इजराइल का क्या इंटरेस्ट है? एक अंदाजा आपको ये हो सकता है, ये जो एक हारेट्स का आर्टिकल है उससे, ये भी पूरी तस्वीर नहीं देता, मैं अभी पूरी तस्वीर दूंगा। इसमें कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो ड्रामा कर रहे हैं फ्रीडम और डेमोक्रेसी का ईरान में। असल में वो चाहते नहीं कि सरकार बदले, ईरानियन रेजिम चाहे, क्योंकि उनको एक एनिमी चाहिए अपने आने वाले इलेक्शन के लिए। 2026 में, इसी साल में इजराइल में भी इलेक्शन होने वाला है और नेतन्याहू नहीं चाहते कि कोई दुश्मन ना बचे, क्योंकि नेतन्याहू के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल। इलेक्शन के अलावा वो करप्शन के केसेस भी फेस कर रहे हैं, और जो हारिदी रिफॉर्म है, जो एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश सेक्ट है, वो फौज में सर्व नहीं करता है, तो प्रेशर आ रहा है कि उसको सर्व करवाया जाए। पर उसके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज हैं पार्लियामेंट में, वो उसके खिलाफ हैं, तो सरकार को सपोर्ट करते हैं और वो सरकार गिर सकती है अगर वो नाराज हो जाएं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं। तो ये सारी
की वजह से नेतन्याहू पब्लिकली कह रहे हैं कि हाँ, रिजीम चेंज होना चाहिए, पर असल में वो चाहते नहीं। पर इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है मामला। इज़राइल जो है वो कभी भी मिडल ईस्ट में ये नहीं चाहता है कि कोई भी यूनिफाइड गवर्नमेंट हो या ताकतवर गवर्नमेंट हो। उन्होंने ही सीरिया को बर्बाद करवाया और इसकी एक अलग वीडियो बनेगी कि किस तरह से उन्होंने यूएस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया कि अमेरिका इंटरवीन ना करे सीरिया में रेवोल्यूशन के दौरान, ताकि एक टूटा-फूटा सीरिया कोई खतरा ना हो। उनके दिमाग में ये खतरा है। वैसे तो सीरिया वैसे भी कोई खतरा नहीं था असद के अंडर भी। और ये जो कहते हैं कि हमने असद को हटवाया, इन्होंने असद को नहीं हटवाया, बल्कि इन्होंने असद को वहाँ पे बना के रखा, अमेरिका को रोक के। क्योंकि अगर ये चाहते तो असद को बहुत पहले हटा सकते थे। असद बहुत कमज़ोर था और हारने वाला था सीरिया में। तो इन्होंने होने नहीं दिया वो रेजिम चेंज वहाँ पे, और ये चाहते हैं इसी तरह से इन्होंने और भी कंट्रीज़ को कमज़ोर करके रखा हुआ है। चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो लेबनान हो। लेबनान में तो 70 के दशक से ही इंटरफियर करते रहते हैं, उसको डिवाइडेड रखने के लिए, और अब भी सीरिया में वो अलाउ नहीं कर रहे। यानी पहले अलावाइट्स को उकसाया, फिर द्रूज़ को उकसाया कि वो लड़ें। बल्कि उन्होंने वो जो द्रूज़ का इलाका है सीरिया में, उसमें वो तो उनके पास है ही गोलान हाइट्स 73 से, वॉर से। पर अब बहुत आगे निकल चुके हैं, उन्होंने काफ़ी हिस्सा हथिया लिया है। उस हिस्से में वो कहते हैं कि ये डीमिलिटाराइज़ ज़ोन है और मारते रहते हैं, सीरियंस को जान से मारते हैं। 1000 के ऊपर स्ट्राइक्स कर चुके हैं सीरियन हेडक्वार्टर्स पे, दमास्कस में भी, गवर्नमेंट पे। और उस एरिया में जिसमें इन्होंने एक्सक्लूजन ज़ोन बनाया है, वहाँ पे ऑलिव के ट्रीज़ जलाते रहते हैं। वहाँ पे रोडें खोद डाली हैं। वहाँ से लोगों को भगाना चाहते हैं बेसिकली, ताकि वो एक तरह की बफर ज़ोन बनी रहे, इज़राइल के बॉर्डर से लेके दमास्कस तक ही पूरा। तो इसी तरह से वो चाहते हैं कि ईरान भी कमज़ोर हो जाए, क्योंकि ईरान में भी जो भी सरकार आएगी, वो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही अपने हथियार डाल देगी, या मुमकिन है कि हो सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बिल्कुल ख़त्म ना करे, क्योंकि वो एक कंट्री के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह है, इंश्योरेंस की तरह है। तो वो चाहते हैं कि ईरान भी काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेट हो जाए, इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं वहाँ की माइनॉरिटीज़ को, कुर्द को ईरान के अंदर। इराक को भी इसी तरह से डिवाइडेड रखना चाहते हैं, बल्कि इराकी कुर्दी एरिया में ही इज़राइल के सिग्नल्स इंटेलिजेंस और लिसनिंग पोस्ट हैं, जो ईरान को ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि इराकी कुर्द कोऑपरेट करते हैं इज़राइल के साथ। तो इज़राइल का इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया है, पर जो अरब ममालिक हैं, उनका अलग इंटरेस्ट है, जो गल्फ स्टेट्स हैं, यानी मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरेबिया, या मोहम्मद बिन ज़ायद की यूएई और कतर, और ये सब कंट्रीज़ जो हैं, वो ये नहीं चाहते कि ईरान तहस-नहस हो जाए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर होगा। अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी हुई, तो उनको पता है कि वो भी सिर्फ़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, और उनके ऊपर भी आएगा असर। उनकी भी इकोनॉमीज़ जो आप देखते हैं, दुबई का मज़ा और ये वो सब खत्म हो जाएगा, कतर का और ये सऊदी का। सऊदी के ऑयल फील्ड्स पास में ही हैं। तो गल्फ अरब्स, और ये भी नहीं चाहते गल्फ अरब्स कि अगर हमला हो और ईरान वापस में हमला करे, तो उनके ऊपर हमला हो जाए। ये भी नहीं चाहते कि ईरानियन रेजिम। ईरान के अंदर क्या कैलकुलेशन चल रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ईरान के अंदर इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बढ़ जाएगी ये प्रोटेस्ट, और वो भी अलार्म्ड हैं। और ईरान के जो गवर्नमेंट के अंदर ये हलचल चल रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि खमेनेई को हटा दिया जाए, और जैसे वेनेजुएला में रेजिम चलती रही, वैसे यहाँ भी चलती रहे। एक ये थॉट प्रोसेस है जो अमेरिका भी शायद फ़ेवर करेगा, क्योंकि वेनेजुएला में अभी तक ठीक रहा एक्सपीरियंस। आगे क्या होगा वो तो मेरे ख़्याल से पॉज़िटिव नहीं है वेनेजुएला में भी, पर उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है कि अमेरिकन्स को कि रेजिम चेंज हो जाए, बस लीडर चेंज हो जाए, रेजिम चाहे चेंज हो या नहीं हो। ऑफ़ कोर्स ये प्रोटेस्टर्स के साथ तो विश्वासघात होगा। और अमेरिका ईरान के अंदर ये भी गुफ्तगू चल रही है कि क्यों ना हम नेगोशिएट करें अमेरिकन्स के साथ, और एग्री कर जाएँ ये सैंक्शंस हटाने के लिए, मान जाएँ जो उनकी पॉलिसीज़ हैं। क्योंकि उसी से सैंक्शंस हटने से ही उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी। उनकी इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया, और ये इकोनॉमिक हालत बेहतर नहीं हो सकती जब तक सैंक्शंस ना हटें। पर सैंक्शंस हटने के लिए इतनी सख्त कंडीशंस रखी है अमेरिका ने इज़राइल के कहने पे।
कि ज़ीरो एनरिचमेंट होना चाहिए। अब ज़ीरो एनरिचमेंट जो है वो फेस सेविंग नहीं है ईरानियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ईरानियन गवर्नमेंट भी डील करना चाहती है, जैसे मैंने पहले बताया अपने वीडियोज़ में। आप उनके रेटरिक पे ना जाएँ, उनके बोलने पे ना जाएँ ख़ामेनेई के, पर असल में चाहते हैं, पर वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि इतनी सख्त कंडीशन, और अमेरिका ने ये सख्त कंडीशंस क्यों रखी हैं? क्योंकि वो इज़राइल के प्रेशर में रखी हैं पहले से ही। इज़राइल खिलाफ था एग्रीमेंट के जो हुआ था। ओबामा ने बस पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ने इज़राइल की बात ना सुनते हुए एक एग्रीमेंट किया हो किसी कंट्री के साथ, जेसीपीओए एग्रीमेंट। पर ट्रंप ने आते ही हटवाया। और क्यों ट्रंप ने आते ही हटवाया? क्यों ट्रंप इतना इज़राइल की बात सुन रहे हैं और बाकी प्रेसिडेंट्स भी? उसका एक मैं आपको छोटा-सा क्लिप प्ले करना चाहता हूँ कि एक एडेल्सन फैमिली है जो ज़ायनिस्ट है, जो पार्टी को, रिपब्लिकन्स को और डेमोक्रेट्स को और ट्रंप को डोनेट करती है। उस एक फैमिली ने, बिज़नेस फैमिली ने 250 मिलियन, क्वार्टर बिलियन यूएस डॉलर डोनेट किया ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में, और कहते हैं कि हम फिर करेंगे अगर आप 28 में रन करेंगे। और ट्रंप कहते हैं, क्योंकि ट्रंप तो खुलेआम हर चीज़ बोलते हैं, कोई चीज़ छुपाते नहीं, तो ये वीडियो लकीली आ गया सामने, और मैं भी हैरान हुआ, पर हैरान होना नहीं चाहिए था क्योंकि ट्रंप तो हर चीज़ खुल्लम-खुल्ला करते हैं। और ट्रंप कहते हैं वो फैमिली बस एक ही चीज़ कहती थी हर बार आके, कि आप बस इज़राइल के फ़ेवर में एक्शन लें, बस इज़राइल को प्रोटेक्ट करें। तो आप ज़रा देखिए, ये एक छोटा-सा वीडियो है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या पावर है इज़राइल लॉबी की अमेरिका में, ज़ायनिस्ट लॉबी की। Miriam gave my तो campaign indirectly and directly 250 million. She was number one. When somebody can give you 250 million, I think that we should give her the opportunity to say hello. And Miriam, make it quick, because 250 million is not what it used to be. Okay? Now I met Alan Dershowitz, and he said the legal thing about 4 more years, and I say, Alan, I agree with you, so we can do it. And, yeah. She said, think about it. I'll give you another 250 million. I will give. But her husband, Sheldon, was an amazing guy, and he'd come up to the office, and there was nobody more aggressive than Sheldon. I think I spent more time with him and you, because you usually came up together, but he'd call and say, can I come over, please? I say, Sheldon, I'm president of the United States. It doesn't work that way anymore. It's like maybe tomorrow. How about tomorrow? No, please, just for a little while. And I would, he'd always say 10 minutes. It turned out to be about an hour and a half, right? And what he did is he fought for Israel. That's all he really fought for. He just wanted to take care of Israel. तो आपने देखा कि ये रिवीलिंग वीडियो है काफ़ी। तो इज़राइल का इंटरेस्ट फॉलो करते हुए अमेरिका ने ये ज़ीरो एनरिचमेंट का रखा है क्लॉज़, पर ये क्लॉज़ जो है वो कोई भी सरकार के लिए मुश्किल है, ईरान की किसी भी सरकार के लिए मानना मुश्किल है, और आगे भी कोई मानेगा यानी क्लियर नहीं है। तो अब ये जो ऑफ़र किया नेगोशिएशन का, क्या ईरान की रेजिम के अंदर कुछ लोगों ने प्रेशर डाला है गवर्नमेंट के ऊपर? हो सकता है कि भई मान जाइए, नहीं तो और कोई नतीजा नहीं है। और जैसे मैंने ये कहा कि ये भी मुमकिन है कि ईरान में रिवॉल्यूशन ना आए क्योंकि अभी भी तकरीबन 22% पब्लिक जो है वो रेजिम के साथ है। ये कैलकुलेशन इस तरह से किया जा रहा है कि जो 2024 का इलेक्शन था, उसमें जो कंज़र्वेटिव कैंडिडेट थे, जलीली, उनको तकरीबन 22% वोट मिला, और बाकी पेज़ेश्कियान को मिला। वोटिंग 50% से कम थी, 45% के करीब थी मेरे ख़्याल से। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये कोर बेस है गवर्नमेंट का, और यही है वो जो IRGC यानी ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, एक ख़ास आर्मी की टुकड़ी है, प्रेटोरियन गार्ड जिसे कहते हैं, ख़ास हार्ट, उसको सपोर्ट करते हैं। बसीज जो मिलिशिया है, जो सड़क पे जाके लड़ता है पैरामिलिट्री इन प्रोटेस्टर्स के साथ, उनको सपोर्ट करते हैं एटसेट्रा। तो ईरान के अंदर रेजिम का अभी भी एक कोर बेस है। वो बेस अभी तक उतना एक्टिव नहीं हुआ है जैसे पिछली प्रोटेस्ट में होता है, क्योंकि वो भी परेशान है, शायद हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से।
या हो सकता है उनको भी लगता है कि ईरान की इज्जत घट गई वो 12 दिन की जंग में। यानी कि ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो एक परफेक्ट स्टॉर्म में आ गई है इस वक़्त। अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है जो मैंने बताया आपको, करेंसी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, हाइपर इन्फ्लेशन है, खाने-पीने की चीज़ें बहुत महँगी हैं। बाहर से अमेरिका और इज़राइल का प्रेशर है, अटैक भी हो चुका है, जिसमें इनकी इज़्ज़त और इनके जनरल मारे गए, बहुत नुकसान हुआ। तो जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था पब्लिक के और गवर्नमेंट के बीच में कि भई हम तुम्हें बर्दाश्त कर लेंगे अगर तुम हमें प्रोटेक्शन दोगे, पर वो प्रोटेक्शन भी नहीं दे पा रही गवर्नमेंट। और फिर एक एनवायरमेंटल क्राइसिस है, ड्राउट है, जिसकी वजह से पानी की बहुत किल्लत हो गई है ईरान में। तकरीबन ये हुआ है कि सारी डैम्स ड्राई अप हो गई, शायद तेहरान का वाटर सप्लाई ही खत्म हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हर तरफ से रेजिम प्रेशर में, और फिर ये प्रोटेस्टर्स हैं, लाखों की तादाद में जो आ गए हैं सड़क पे। अब ये भी मारे गए हैं बहुत तादाद में, कोई कह रहा है 500 के ऊपर, कोई कह रहा है 1000 के ऊपर मारे गए हैं और 10,000 के ऊपर अरेस्ट कर लिए हैं। तो एग्ज़ैक्ट नंबर्स पता नहीं है, पर इनके घर वाले और इनके दोस्त और अहबाब सब बहुत गुस्से में हैं। तो रेजिम बहुत प्रेशर में है, तो हो सकता है कि रेजिम इस प्रेशर में आके ज़ीरो के लिए, ज़ीरो एनरिचमेंट के लिए तैयार हो जाए उस पोज़ीशन के लिए। तो क्लियर नहीं है कि ये ऑफ़र किस टाइप का है, पर ट्रम्प इस ऑफ़र के बावजूद कह रहे हैं कि मैं स्ट्राइक करूँगा। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा कहा है ईरान के प्रोटेस्टर्स से कि मैं करूँगा स्ट्राइक। इसी वजह से शायद ज़्यादा तादाद में वो बाहर निकल के आए हैं, इस उम्मीद में। पर अ, वो अगर करते हैं स्ट्राइक और बहुत कमज़ोर रहता है वो स्ट्राइक, तो उन वो प्रोटेस्टर्स फ़ील करेंगे कि हम हमारे साथ दगा किए, हमारा विश्वासघात हुआ है। अगर वो ज़्यादा ज़ोर से करते हैं, तो ये है कि वो हो सकता है टूट जाए रेजिम और ईरान जो है बिखर जाए सीरिया की तरह। क्योंकि ईरान में अ, दोनों तरफ के पक्ष के लोग हैं, जो रेजिम के सपोर्टर्स हैं, वो भी गुरिल्ला बन सकते हैं, जो रेजिम के खिलाफ हैं, वो भी कर सकते हैं गुरिल्ला एक्शन। फिर माइनॉरिटीज़ हैं जो जैसे मैंने बताया बलूची हैं, कुर्द हैं, अज़री हैं, जो स्प्लिंटर। अब इज़राइल तो यही चाहता है कि स्प्लिंटर हो जाए ईरान, पर ये अमेरिका के फ़ेवर में नहीं है, तो वो भी सोचना है कितनी ज़ोर का स्ट्राइक करें। प्लस उसके ऊपर से है ट्रम्प की खुद की क्रेडिबिलिटी, कि आपने इतनी दफ़ा कह दिया और फिर आप ना स्ट्राइक करो, तो वो भी एक तरह से अ, ट्रम्प का फेस सेविंग नहीं होगा, मतलब ट्रम्प विल लूज़ फेस जिसे कहते हैं। और ट्रम्प जो है वो इसको बहुत बुरा मानते हैं। आई पिछले दौर में वो पीछे हट भी चुके हैं, तो ऐसा कह नहीं सकते। पर उनके लिए कुछ करना अब ज़रूरी है, और हो सकता है वो एम्बोल्डेंड भी फ़ील करें। वो हो सकता है एकदम से कॉन्फिडेंट भी फ़ील कर रहे हों कि भाई वेनेज़ुएला में तो हो गया आसानी से, तो क्यों ना यहाँ पे भी कर दिया जाए। पर मैं आपको वेनेज़ुएला के बारे में एक डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, वो ये है कि वेनेज़ुएला की जो एयर डिफेंस था, वो एस-300 रशिया का था। 2010 या 11 जब भी प्रोवाइड हुआ था वो। 2009 में डील साइन हुआ था चावेज़ के अंडर। वो असल में काम नहीं कर रहा था। वो प्लग्ड इन ही नहीं था। वो सही से ऑपरेशनल ही नहीं था, और उसके पार्ट्स भी शायद काम नहीं कर रहे थे, स्पेयर पार्ट्स भी काम नहीं कर रहे थे। तो एक व्यू है कि वेनेज़ुएला की मिलिट्री इनकॉम्पिटेंट है, पर दूसरा व्यू है कि जान के रशियंस ने नहीं करवाया। क्योंकि रशियंस नहीं चाहते थे कि कोई अमेरिकन प्लेन गिरे। अगर कोई अमेरिकन प्लेन गिरेगा तो वो खतरे में आ जाएँगे। अगर कोई अमेरिकन प्लेन गिरता है तो अमेरिका बहुत सीरियसली लेता है इसको। तो रशिया के भी बहुत वीक पॉइंट्स हैं, जैसे यूक्रेन जहाँ पे अमेरिका बहुत बुरी तरह से रशिया का नुकसान कर सकता है। ऑयल, उसके टैंकर-वैंकर ये वो। तो रशिया भी नहीं चाहता था, और हमें एक और इंडिकेशन इसका मिलता है इससे। वो मॉस्को गईं तो नेगोशिएशन में रशियंस ने उनसे कहा कि हम वेनेज़ुएला को छोड़ सकते हैं, अगर आप यूक्रेन को छोड़ दो सपोर्ट करना। तो वेनेज़ुएला की भी विश्वासघात करना चाहते थे पुतिन अपने फ़ायदे के लिए। तो गिव एंड टेक चाह रहे थे, पर इस पे एग्री नहीं हुआ उस वक़्त अमेरिका। तो और ये भी हो सकता है कि एक एडिशनल फैक्टर ये है कि रशिया जो है वो यूक्रेन में घिरा हुआ है। तो हो सकता है वो जो मेंटेनेंस के इंजीनियर्स हैं, और स्पेयर पार्ट्स नहीं दे पा रहे हों। जो भी था, वो ऑपरेशनल नहीं था, इसीलिए इतनी आसानी से वेनेज़ुएला में हो पाया। मतलब एक वजह वो है, और उसके बावजूद जो क्यूबन्स थे उन्होंने फायर किया, और जो चिनूक हेलीकॉप्टर का जो पायलट था उसको 3 गोलियाँ लगी टाँग में।
यानी कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। तो वही सिचुएशन हो सकती थी जो ब्लैक हॉक डाउन में दिखाई है मोगेदिशु में। 92-93 की बात है वो, जब अमेरिका ने इंटरवीन किया था, तो ट्रम्प के लिए बहुत बुरा होता कि अगर 17 या 20 या 30 अमेरिकन सोल्जर मारे जाते, और तो जैसे बिल क्लिंटन के लिए हुआ था उस वक़्त। तो ट्रम्प भी सोच रहे होंगे कि या तो कॉन्फिडेंस है कि कर सकते हैं कुछ, या ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि भाई यहाँ तो बच गए, ईरान में कुछ गड़बड़ हो गई तो एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो होगा तो एयर स्ट्राइक ही, मतलब ये नहीं होगा कि ग्राउंड ट्रूप्स जाएँगे, पर कहाँ होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, अभी क्लियर नहीं है। मिलिट्री ने तो ज़्यादातर नॉन काइनेटिक ऑप्शंस ही दिए हैं, तो क्योंकि मिलिट्री भी जानती है ट्रम्प की इंक्लिनेशन क्या है, उनका रुझाव जो है वो हमेशा इस हथौड़े की तरफ होता है। तो अब ये देखना ये है कि मैंने आपको अब सबका बता दिया है, इज़राइल के क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका का क्या, ईरान की गवर्नमेंट का क्या है, ऑपोज़िशन का क्या, और गवर्नमेंट के सपोर्टर्स का क्या है। एक चीज़ और बस गल्फ अरब्स के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि गल्फ अरब्स जो हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि रेजिम चेंज ना हो। वो नहीं चाहते बिखरा हुआ ईरान। वो कमज़ोर ईरान तो चाहते हैं, पर वो बिखरा हुआ ईरान नहीं चाहते। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें हैं वो सारे गल्फ के लीडरान, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अब एक नई एक्सिस इमर्ज कर रही है मिडल ईस्ट में। पहले जो एक्सिस थी वो ये थी कि इज़राइल वर्सेस ईरान, और अरब स्टेट्स, गल्फ स्टेट्स वर्सेस ईरान। पर अब ऐसा नहीं है। अब गल्फ अरब स्टेट्स इज़राइल से त्रस्त परेशान हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इज़राइल बेकाबू हो गया है। हज़ारों स्ट्राइक कर चुका है, लेबनान और सीरिया में, और गाज़ा में तो ख़ैर जेनोसाइड ही कर चुका है। और इनको भी कभी थ्रेटन करता है यमन में, कभी कहीं, और कतर में ही घुस के मार दिया उसने। तो कुछ भी कर सकता है। तो अब वो इज़राइल के अगेंस्ट थोड़ा-सा एक फ्रंट बन रहा है। अभी तक वो हार्डन नहीं हो पाया, सॉलिडिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका जो है वो इज़राइल के साथ है, तो बहुत ज़्यादा इज़राइल के खिलाफ जा नहीं सकते। पर अगर ईरान इक्वेशन में से निकल गया, तो फिर गल्फ के लिए भी कोई कवर नहीं बचेगा, अरबों के लिए भी कोई कवर नहीं बचेगा। इज़राइल उनको रौंद देगा, उनको ये पता है ये बात। तो इसलिए वो भी कुछ परेशान हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, और क्या होगा आप देखते रहिए। मैं आपको पास लेटेस्ट न्यूज़ लाता रहूँगा और एनालिसिस भी लाता रहूँगा। तो उम्मीद बस ये करता हूँ कि और नुकसान ना हो जान और माल का, और कुछ प्रोटेस्टर्स ना मारे जाएँ, और ईरान में हालात ठीक रहें। शुक्रिया। Do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it still Yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to